तो अभी तक हमने हिस्ट्री की बातें देखी हैं कि पेशेंट हिस्ट्री हमने ली, तो उसमें हमने किन किन बातों को फोकस करना है। जो चीफ कंप्लेंट है उसके बारे में हम डिटेल उससे पूछेंगे, और इसके बाद हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमें किन बातों को फोकस करना है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, सारे स्टूडेंट हमें तब तक ज्वाइन कर लेंगे। चलें ठीक है, मैं मार्क करता हूँ। ऑल राइट। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के अंदर हमने इन बातों को फोकस करना होगा कि उसकी जो कंप्लेन है उससे रिलेटेड ये सारी बातें हम उससे पूछेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमने उस कौन कौन सी बातें पूछेंगे, ये ध्यान से इसको देख लीजिए। जनरल हेल्थ स्टेटस हमें एक तो अपेरेंटली आइडिया हो जाएगा, और दूसरा हम उससे पूछ लेंगे जी आपको कोई और मसला तो नहीं है इसके अलावा। उसका वेट गेन हुआ है, वेट लॉस हो रहा है, लास्ट टाइम फिजिकल एग्जामिनेशन उसने कब करवाया था, और मेडिकल टेस्ट उसके कुछ परफॉर्म किए जाएंगे। ट्रीटमेंट उसने अगर पहले करवाया है किसी प्रॉब्लम के लिए तो वो क्या है, वो किस तरह का है। तो होल्ड फॉर अ सेकंड प्लीज। और लाइफ, तो हिस्ट्री टेकिंग के साथ साथ जब हमने उसकी टेस्टिंग करेंगे या असेसमेंट करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें सारे प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगे। फिर हमने फोकस करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट आपने किसको डील करना है। समटाइम्स हम दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स हम एक कंडीशन को फोकस करते हैं। बच्चे मैंने मीटिंग लॉक नहीं की, सारे ओपन है, सारे ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उसे कहेंगे ज्वाइन कर ले लिंक से। मैंने अभी रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए भी नहीं रखी। इस तरह क्लिनिकल सेटिंग में आपके पास पेशेंट आया, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स हमारे हुसैन में इस तरह का एक्सपीरियंस हमें रहा। बैकएक के साथ आई हैं, लेकिन उसके साथ ही 2 सेशन करवाए उन्होंने, और उनको या तो सुकून मिलने लग गया या मज़ा आने लग गया। तो वो उन्होंने क्या किया कि जो साथ में घुटने का दर्द भी शुरू कर दिया, कंधों का दर्द भी शुरू हो गया उनको, और साथ में नेक पेन भी स्टार्ट हो गई। अब उनकी प्रेफरेंस यही होती थी कि उनको पूरे बॉडी को थॉरोली ट्रीट किया जाए। तो केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपने लेके चलनी है। मुझे एक बड़ा मज़े का यहाँ पे हुसैन में एक्सपीरियंस हुआ, शायद आप लोगों से मैंने पहले जिक्र नहीं किया। मैं ये ऑनलाइन कुछ बातें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बननी चाहिए, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग पॉज करने लगा हूँ। जी, हमने जनरल हिस्ट्री पेशेंट से लेंगे कि पहले आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, कोई ऑपरेशन हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इंजरी हुई, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। और हमारे यहाँ अल्कोहल पेशेंट ना होने के बराबर होते हैं, कोई इस तरह हो भी तो वो नहीं बताता। लेकिन अगर यहाँ पे अक्सर बुक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अल्कोहल इंटेक, तो वेस्ट के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस है, वहाँ पे लोग अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये भी रिलेट कर सकता है किसी पैथोलॉजी के साथ। तो यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना कि आपके पास पेशेंट आए और आप उससे पूछा हाँ भी शराब शूब पींदे हो कि नहीं पींदे। तो हमें अल्टीमेटली कि इस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं पूछने। तो ये सारी बातें बुक्स क्या मोहसिन आप सारी बातें पूछने लग जाओ, हाँ भी कभी शराब शूब पीती तो पेशेंट सीधा हो जाएगा आपसे। ओके, हमने पर्सनल हिस्ट्री की बात की थी कि पर्सनल हिस्ट्री में क्या कुछ आएगा, उसका ऑक्यूपेशन पूछेंगे। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जिसमें वो लेजर टाइम है, एंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेटस हम ज़रूर पूछ सकते हैं कि आप रिलैक्स रहते हैं। बाज़ दफ़ा पेशेंट आते हैं ना, उनके मुंह पे 12 बजे होते हैं, इतना गुस्से वाला मुंह बना होता है। समटाइम वो पेन की वजह से होता है, समटाइम वो साइकोलॉजिकल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। पेशेंट डिप्रेशन के साथ है, वो मुरझाया सा होगा, बड़ा उतरा हुआ सा चेहरा होगा। और पेशेंट क्योंकि पेशेंट है
और मैं अक्सर कहता हूँ कि एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट को अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। आपको पेशेंट साइकी समझ में आनी चाहिए। पेशेंट पेन के साथ है, उसे प्रॉब्लम है, आपने उसे ट्रीट करना है। पेशेंट आपके पास आया है, उसका मुंह में 12 बजे और आपको देख के गुस्सा चढ़ गया कि ये कैसा मुझसे सा पेशेंट आ गया। मैं बाज़ दफ़ा लेमन टर्म यूज़ कर जाता हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बात को क्लियर करने के लिए। तो आपने अपने आप को कूल डाउन रखना है, आपने केस को समझना है और उसके बाद फाइनेंशियल हार्डशिप्स पेशेंट को होती हैं और वो ज़्यादा आपसे नहीं भी करवा सकते ट्रीटमेंट, तो फिर आपने उस कंडीशन को किस तरह लेके चलना होगा, होम प्लान देना है पेशेंट को, तो वो होम प्लान किस तरह का होना चाहिए, ये हमें पर्सनल हिस्ट्री से बातें पता चलेंगी। घर का माहौल किस तरह का है, अक्सर पेशेंट आते हैं ख़वातीन की मैं बात इसलिए करता हूँ कि हमें ख़वातीन में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। पेशेंट आई फीमेल हैं, सास बहू वाली बातें जो घरों में होती हैं वो शुरू कर देती हैं कि मैं बड़ी खुशियों से अपने बेटे की शादी करी थी और बहू लाई थी, लेकिन उसने जीना धोबर कर दिया है, या बहू, तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर कॉमन है। तो इस तरह की बातें हमें देखने को मिलेंगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोई पोल्यूशन की वजह से किस जगह पे रहते हैं, क्राउडेड एरिया है, हाँ यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर से एक मोस्ट कॉमन मैं एग्जांपल दिया करता हूँ। हमारे यहाँ म्यू हॉस्पिटल में जब हमारी रोटेशन थी, तो जो हमारे पास वहाँ पे चेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अक्सर जो पेशेंट आते थे वो अंदरून लाहौर के होते थे। और उसकी रीज़न क्या थी, क्राउडेड एरिया है, क्राउडेड एरिया में चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पे मोस्ट कॉमन होते हैं। फिर और बाकी सारी बातें होती हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज़ के अंदर जो काम करते हैं, और वो फैक्ट्री किस तरह की है जहाँ पे केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हों, तो वहाँ पे भी एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ कंडीशन होती हैं। जब हम पेशेंट से पूछेंगे तो हमें ये आइडिया हो जाएगा। फैमिली हिस्ट्री के अंदर हम बात पूछेंगे कि जी आपके माँ बाप हयात हैं, उनको कोई मसला तो नहीं है, वो कहते हैं जी कि उनकी डेथ हो चुकी है। हम ये पूछेंगे कि जी उनकी डेथ की हुई है, यहाँ पे भी ये भी नहीं पूछ लेना कि जी आपके माँ बाप जिंदा है कि मर गए हैं। तो पहले ये पूछना है कि आपके माँ बाप की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट 40 राउंड अबाउट है, तो बार बार वही बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन टेक्निक्स आपका बड़ा मैटर करेंगे कि आपने किस तरह से ये डिलीवर करनी है। बातें सारी आपके पास लिखी हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर जब आप पूछेंगे तब ये बातें आपको आइडिया होता चला जाएगा किस तरह से पूछनी है। जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बच्चों में सारे ठीक हैं। हमने रिव्यू सिस्टम्स में देखेंगे कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो ये जब आप लोग मेडिसिन या सर्जरी की ओपीडी या क्लिनिकल सेटिंग में आप जाओगे, तो वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स है। यानी कि अगर स्किन डिपार्टमेंट में गए हो तो वहाँ पे आपने पेशेंट स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का साथ देखेंगे। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, इस तरह मेडिसिन डिपार्टमेंट में गए हैं, तो ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं, हमने इनका ओवरव्यू करना है। उसकी आंखें ठीक है, वो सुनता ठीक है, कोई और मसला तो नहीं है, तो ये सारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, इनको एक दफ़ा ओवरव्यू करना है। डिटेल एग्जामिनेशन में आप एक एक सिस्टम को, अब सिर्फ एग्जामिनेशन आप डिटेल करने लगोगे ना, तो आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स को यही करवाया जाता है शुरू में कि आप बार बार ये करें। जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे डिटेल एग्जामिनेशन में, तो तब आप स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन करके 2 मिनट के अंदर डायग्नोस बना लोगे। और इंस्पेक्शन के अंदर हमें अब यहाँ पे देखिए कि पोस्चर किस तरह का है। तो उसकी एंटलजेसिक गेट, एंटलजेसिक या एंटलजिक गेट क्या होती है कि पेन के साथ वो आ रहा है और पेन की वजह से उसका पोस्चर चेंज है, तो वो उसे हम एंटलजिक पोस्चर कहेंगे। उसकी बॉडी शेप किस तरह की है, उसको डिफॉर्मिटी तो नहीं है। बाज़ दफ़ा पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, उनके पाँव इतने इतने खुले होते हैं, स्वेलिंग हुई होती है। तो यहाँ एट्रोफी क्लियर कट पेशेंट से में जीरियाट्रिक पेशेंट हैं और बेड रिडन है, तो एट्रोफी हमें बहुत कॉमनली मिल जाएगी। स्किन कलर हम देखेंगे, डेली उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, क्या वो खुद से चल फिर सकते हैं, अपने कपड़े बदल सकते हैं या नहीं, बेड से चेयर से खुद उठ सकते हैं या सपोर्ट के साथ उठना पड़ता है, तो ये हम इंस्पेक्ट करेंगे। और टेस्ट ऑफ फंक्शन के लिए हम ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ समरी दी गई है कि हमने एक्टिव और पैसिव एंगुलर मूवमेंट्स देखनी है। उसके बाद ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले देखेंगे, ट्रैक्शन, ग्लाइडिंग, कंप्रेशन देके,
रेजिस्टेड मूवमेंट हम न्यूरोमस्कुलर इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए करते हैं। उसके बाद पैसिव मूवमेंट और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। अजान सुन लें, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, तो हमने पेल्पेट करना है इंस्पेक्शन के बाद स्पेशल टेस्ट परफॉर्म के लिए। अब पेल्पेशन हमने अपने हैंड्स के साथ सारी चीज़ें चेक करना होंगी, डिटरमिन करना होंगी। और पेल्पेशन हम वेट बेयरिंग यानी कि स्टैंडिंग एंड सिटिंग में करेंगे, और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे लाइन के साथ। और हमने जब भी ये स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो कुछ पेल्पेशन करनी है, तो इस पेल्पेशन के अंदर हमें किन स्ट्रक्चर्स को फोकस करना है, कौन से टिश्यूज हैं और उनमें हमें क्या फील होगा। अगर हम टिश्यू स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमें हमें टेम्परेचर डिफरेंस फील हो सकता है। अगर किसी भी पार्ट पे स्वेलिंग हुई होगी ना, तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर है, तो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन वो एरिया एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर हीटअप होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस हमें क्लियर कट फील हो जाएगा। पल्सेस हमने चेक करनी है, थिकनेस कितनी है, सिमेट्री कंपेयर करेंगे बायलैटरल और हैंड जोन के साथ, हमें आइडिया होगा। क्रेपिटस जो ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट पेन और हमें आवाज़ें आती हैं जब आप हाथ रख के फील करोगे। और अगर अभी आप करना चाहते हैं, अगर आप लोग सिटिंग पोजीशन में हैं, अपने घुटने के ऊपर अपने जो है ना नी को आप फ्लेक्स करिए और फिर एक्सटेंड करिए, और उसके बाद अपने हाथ रख के आपने अपने नी को फ्लेक्स और एक्सटेंड करना है। तो अगर आपको हाथ रखने के बाद महसूस होता है कि जी आवाज़ आ रही है, वैसे नहीं आती, तो ये ग्रेविटस आपको आइडिया हो जाएगा। मॉइस्चर, कॉन्टूर, टेक्सचर, टेंडरनेस, मोबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने पैल्पेशन के अंदर फील करना होंगे। इसके अलावा हमने किन स्ट्रक्चर्स को डील करना है, तो ये जितने हमने अब तक स्ट्रक्चर पढ़े हैं एनाटॉमी में, ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हमने पैल्पेट करना है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एंड वास्कुलर टेस्टिंग हम एंड पे करेंगे दोबारा डिटेल एग्जामिनेशन में। और न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर जो हमारे पास रिफ्लेक्सेस हैं वो चेक किए जाएंगे, और उसके जो मसल्स के नॉर्मल टेंशन है उसे चेक किया जाएगा। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए परफॉर्म करवाए जाते हैं, वो हम इसमें चेक करेंगे। इसमें हमने यहाँ पे आप जब गो थ्रू करेंगे तो एक सिंपल सी टिप दी गई है कि आप पेशेंट को कहें कि वो अपने टो फुट पे या टो स्टैंड करे। फॉरफुट पे उसने अपने आप को खड़ा करना है, और इसी तरह अपने आप को वो हील स्टैंड करवाएगा। अगर तो वो टो स्टैंड और हील स्टैंड इजीली कर रहा है तो फिर उसके जो न्यूरो मस्कुलर इंटेग्रिटी है वो फिट है, कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन अगर उसमें उसको प्रॉब्लम आ रहा है टो स्टैंड में या हील स्टैंड में, तो इसका मतलब है कि उसको न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर हम फर्दर टेस्ट उसके स्टार्ट कर देंगे। न्यूरल टिश्यूज को मोबिलाइज करना होता है, और इसकी मोबिलिटी से हमें आइडिया हो जाता है कि कोई स्ट्रक्चर तो कहीं पे कंप्रेस तो नहीं हुआ हुआ, कोई स्ट्रक्चर पेरिफेरल नर्व जो है वो कंप्रेशन की वजह से तो इम्पेयर नहीं है। तो हम नॉर्मली स्ट्रेचिंग करते हैं। हम एक टर्म आप लोग अगर देखें जी, स्टैटिक नर्व को स्ट्रेच करना है, तो बच्चों ये फास्ट टर्म है। हो सकता है कि एग्जामिनर ड्यूरिंग वाइवा आपको इस बात पे फेल कर दें या कम नंबर दे कि हम नर्व्स को स्ट्रेच नहीं करते, नर्व्स को हमेशा मोबिलाइज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली हमें गूगल के ऊपर या इस तरह डाटा मिलता है जी स्टैटिक नर्व को स्ट्रेच करना है। स्टैटिक नर्व को हम मेनली मोबिलाइज करते हैं, नर्व्स को स्ट्रेच नहीं किया जाता, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ से एक और बात याद आ गई कि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था जी एल्बो फ्लेक्शन सॉफ्ट होती है, मुझे वो दिखाइएगा कहाँ पे वो हार्ड लिखी हुई है। एल्बो एक्सटेंशन हार्ड है, एल्बो फ्लेक्शन सॉफ्ट ही है, तो मुझे वो एक दफ़ा कंफर्म कीजिएगा कि जहाँ पे आपने हार्ड पढ़ा था या कुछ और पढ़ा था। वास्कुलर टेस्ट के अंदर हम वर्टिब्रल आर्टरी, पल्सेस, ब्रूट्स वगैरह चेक करेंगे। इसमें हम टेस्ट करते हैं, सम टाइम हमारे पास एक कंडीशन है जिसे TOS का नाम दिया जाता है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। हमारे पास यहाँ पे थोरेसिक रीजन में जो ब्लड वेसल्स हैं और नेक से ये सारे ट्रैवल कर रही हैं, और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में यहाँ पे हमारे पास कुछ मसल्स के पास
स्टैटिक नर्व्स उसी स्ट्रक्चर को मोबिलाइज करेगा। हाँ, यहाँ पे हमने सिर्फ एक टेस्ट पढ़ रहे हैं, हम नर्व्स को मोबिलाइज करते हैं, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट में हमें जहाँ पे कंप्रेशन आया होगा स्टैटिक नर्व के ऊपर या किसी भी नर्व के ऊपर, तो उन स्ट्रक्चर्स को मोबिलाइज करना पड़ता है। और नर्व मोबिलिटी एक्सरसाइजेस ये हम कुछ थेराप्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, और कुछ जो हमारा इसी बुक का प्रैक्टिकल पोर्शन है वहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस नर्व को कैसे मोबिलाइज करना है। तो ये सारे, और स्ट्रेचिंग बच्चों हम मसल्स की करते हैं, नर्व को मोबिलाइज करते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं उनको भी मोबिलाइजेशन की जाती हैं। तो ये टर्म्स हैं कुछ स्पेसिफिक, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। इस चैप्टर में, इस बुक के एंड पे हम ये सारे नर्व की स्ट्रेचिंग, सॉरी मसल की स्ट्रेचिंग और नर्व की मोबिलिटी ये अच्छे से समझेंगे और इसे अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ जगहों पे हमें नर्व स्ट्रेचिंग लिखा मिलता है, लेकिन आपको एक एक्यूरेट या एग्जैक्ट टर्म का जरूर पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या होती है। जब आप ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, फिर आपने पेशेंट की जो है ना ग्रोसरी जो उसने डॉक्टर शॉपिंग से की होगी वो सारी देखनी है कि कौन कौन से उसके पास फाइंडिंग्स हैं, कौन कौन से उसने एक्सरे एमआरआई सीटी जो कुछ भी करवाया हुआ है वो हम उसका देखेंगे, उनकी रिपोर्ट्स देखेंगे। और अगर नहीं है तो हम एक्सरे या एमआरआई सीटी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है हम उसे रेफर कर सकते हैं कि वो करवा के लाए हमारे पास। आप जीआर आप अपनी इनकी अटेंडेंस लगा के ना मुझे दे दो, आज काफ़ी स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो एक दो ने कहा है उनकी भी प्रेजेंट मार्क कर देना, और उसके अलावा कोई है तो उनको आपने एब्सेंट ही रखना है। डायग्नोसिस, अब इन सारा हमारा जितनी हमने हिस्ट्री कर की बातें की, एग्जामिनेशन किया, तो एक डायग्नोसिस तो बन जाएगा। अब इस डायग्नोसिस के बाद हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, और जब आप ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे तो उस ट्रीटमेंट प्लान की बेस पे आप इतने कॉन्फिडेंट ज़रूर होंगे कि आप इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। वो क्वेश्चंस क्या होंगे, आपने जो हिस्ट्री ली है, जो आपका एग्जामिनेशन है, वो फिजिकल एग्जाम है, वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। पेशेंट आपको आके हिस्ट्री दे रहा है कि उसके हाथ में दर्द है, और आप उसको एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया आपने बैक का या नी ज्वाइंट का, तो क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकोगे? नहीं करोगे। तो को रिलेशन होना चाहिए कि जिससे जो भी हिस्ट्री जो पेशेंट बात बता रहा है, आपका एग्जामिनेशन भी उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। और एक पेशेंट का डायग्नोसिस है, और एक ये है कि आपके उसकी ट्रीटमेंट प्रायोरिटीज़ हैं, पेशेंट क्या चाहता है। तो आपने इन दोनों बातों को, पेशेंट डायग्नोस कर लिया, उसको तशखीस कर लिया जो उसका प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग अब आपने ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। और जो आपका ट्रीटमेंट प्लान आपने बनाना है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जिसके बेस पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन बना सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कुछ मिसिंग है, तो वो आपने दोबारा से पेशेंट से पूछ लेनी है या उसको दोबारा से असेसमेंट कर लेना है। प्रोग्नोसिस क्या है? पेशेंट जब भी हमारे पास आएंगे वो पूछेंगे डॉक्टर साहब कितनी देर में ठीक होना है। वो जो कितनी देर का क्वेश्चन आपसे पेशेंट पूछता है वो प्रोग्नोसिस है। और ये किस तरह पता चलेगा? ये हमें दो जगहों से पता चलता है, या तो हम लिटरेचर पढ़ें, उससे रिलेटेड पेशेंट्स के बारे में हमें पता हो कि जी इस तरह की कंडीशन हो तो इतनी देर में पेशेंट ठीक होता है, और हम उसे टाइम फ्रेम दे देते हैं जो कि हमें हमारी बुक से भी मिलता है। इसके अलावा हमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से ये बात पता चलती है कि हमारे पास इस तरह का पेशेंट आया और हमने इतने ट्रीटमेंट सेशन दिए और इतनी देर में वो ठीक हो गया। तो प्रोग्नोसिस हमेशा पेशेंट आपसे पूछता है, और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद आप प्रोग्नोसिस बता सकते हो। प्रिकॉशंस या कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं इस ट्रीटमेंट की, वो ज़रूर पता होनी चाहिए। और उसके बाद पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसने अपने जो प्रॉब्लम है उसको समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं किया, और इस प्रॉब्लम से उसकी लाइफस्टाइल कितनी अफेक्ट हो रही है, कितनी डिस्टर्ब हो रही है, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ तक बात तो जनरल थी। एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, अक्सर जब स्टूडेंट्स और नोवाइस प्रैक्टिशनर वो एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं
पेशेंट को स्पाइन लाइन में लेटाया हुआ और स्पाइन लाइन में उन्होंने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए। उसके बाद उनको याद आया कि जी एक टेस्ट जो होता है वो प्रोन लाइन में भी होता है। प्रोन लाइन में लेट के पेशेंट को टेस्ट करवाया, फिर याद आ गया ओ सॉरी एक टेस्ट सिटिंग में था वो मिस हो गया, उसको दोबारा से बिठाया, सिटिंग में टेस्ट करवाया, फिर याद आया जी एक टेस्ट तो लेट के भी होना था, दोबारा से लिटा दिया। तो जब हम स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये बात हमारे हिस्ट्री और आज के पोर्शन इवेल्युएशन से रिलेट कर रही है। जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि पेशेंट के लिए वो कन्वीनियंट हो। पेशेंट आपके पास वो बीज आ गया, एक दफ़ा आपने उसे लिटाया है, फिर बिठा दिया, फिर लिटा दिया, इस तरह नहीं करना। आपको एक ही पोजीशन के अंदर डिफरेंट टेस्ट का पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से टेस्ट इस पोजीशन में करवा सकते हैं। सिटिंग के अंदर जितने टेस्ट आपने करना चाहते हैं वो एक ही दफ़ा कर लें, उसके बाद उसे लाइन में लेके जाएं और लाइन पोजीशन में स्पाइन लाइन में उसके टेस्ट परफॉर्म करें जो आपको लगता है कि करने चाहिए, उसके बाद प्रोन लाइन में करेंगे और फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान के लिए ही पेशेंट को पोजीशन चेंज करना होगी। तो बार बार पेशेंट की पोजीशन भी चेंज नहीं करना होती। ये तो कुछ बेसिक टिप्स थी जो आपसे शेयर करना थी। यहाँ तक बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज हमने यही पढ़ना था। इस चैप्टर को हाफ पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और हाफ आज हो गया। तो क्वेश्चन है तो पूछिए।